पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका बायोलॉजी कोच सुधांशु तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है सजीवों में वर्गीकरण। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सजीव होते क्या हैं, सजीवों को कैसे डिफाइन किया जाए। वैसे तो सजीव को डिफाइन कर पाना कोई शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी सजीवों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम उन्हें निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम सजीवों को निर्जीवों में विभेद कर सकते हैं। तो पहला लक्षण जो हम समझेंगे वो है हमारा वृद्धि, कि जो सजीव होते हैं वो वृद्धि दर्शाते हैं। दूसरा, सजीव जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, इसका मतलब उनमें श्वसन पाया जा सकता है। उनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं इनको आप उनके अंदर होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से समझ सकते हैं। सजीवों की एक और खासियत है कि वो लोकोमोट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं, उनके अंदर गमन की प्रक्रिया पाई जाती है। सजीव अपनी ही जीव जाति का एक नया सदस्य पैदा कर सकने में सक्षम है, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सजीव जो है वो निर्जीवों से अलग होते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर इन सजीवों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर सजीवों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। ये संसार विविधताओं से भरा है, इस संसार में तरह तरह के जीव हैं, अत्यधिक छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर के बहुत बड़े हाथी जैसे विशालकाय जीव या नीली व्हेल जैसे इस विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव। इतनी विविधताओं से भरे हुए संसार में इतने तरह तरह के जीवों में जिनमें अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, इन लक्षणों में इतनी विविधताएं होने के बाद उनको बिना वर्गीकृत किए पढ़ पाना आसान नहीं था। इसीलिए उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके लक्षणों को समझने के लिए हमें उन्हें वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी। समझते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास क्या था, कब से वर्गीकरण किया जाने लगा, वो पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इस जीवों को वर्गीकृत करके उनको पढ़ने का प्रयास किया। तो अगर हम वर्गीकरण के इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें नाम लेना होगा अरस्तु का। तो समझेंगे कि अरस्तु ये वो समय था, ये वो दौर था जब मानव जीवन सभ्य बनने का प्रयास कर रहा था। लोग धीरे धीरे करके सिविलाइज होने की बात कर रहे थे। ये कोई आजकल की बात नहीं थी, ये हजारों वर्षों पहले की बात थी, जब लोग अपनी अपनी स्वार्थ में, अपने घर बनाने में, अपने आप को सेटल करने में, दुनिया में कृषि की शुरुआत हो रही थी। ये वो दौर था जब पहली बार किसी ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाते हुए ये प्रयास किया कि क्यों ना हम जीवों को वर्गीकृत करके पढ़ें। तो वो पहले व्यक्ति थे हमारे अरस्तु, जिन्होंने उस समय पर जो भी उनको प्लांट्स दिखे, जो भी उनको पौधे दिखे, उनको उनके लक्षणों के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांट करके अध्ययन करने का प्रयास किया। वो 3 मुख्य भाग कौन कौन से थे? पहले भाग की बात करेंगे तो पहले उन्होंने उन पौधों को पढ़ा, सबसे पहले उनको समझने की कोशिश की जिनके अंदर लकड़ी का भाग या कास्ट भाग था ही नहीं, वो केवल हर्बेशियस थे। जैसे साग, आप धनिया देखते हैं, आप पुदीना देखते हैं, धनिया हो, पुदीना हो, ऐसे पौधे हैं ये जिनमें कास्ट बिल्कुल है ही नहीं, उसमें लकड़ी का अभाव है। ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, इनकी आवश्यकताएं भी कम होती हैं, इनका लाइफ ड्यूरेशन भी कम होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उसकी, अगर पादप के डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की, तो उन्होंने सबसे पहले साग जो कि हर्बेशियस प्लांट्स थे उनको स्टडी किया। फिर दूसरी बात करेंगे, उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जिनमें कास्ट तो था पर उसकी मात्रा बहुत कम थी, वो पौधे बहुत विशालकाय नहीं हुआ करते थे। ऐसे पौधों को उन्होंने नाम दिया शाक या श्रब नाम दिया, जिन्हें झाड़ी या झुक भी कह सकते हैं। तीसरे, वो पौधे जिनमें विशालकाय संरचना थी, वो काफी बड़े थे, उनमें पक्षी जाकर निवास कर सकते थे। उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करके आदिमानव ने सबसे पहले घर बनाने का प्रयास किया। आज आप और हम उन्हीं वृक्षों को काट करके और उससे तरह तरह की टिम्बर वुड या फर्नीचर वुड प्राप्त करते हैं। ऐसी लकड़ियों को, ऐसे कास्ट वाले पौधों को उन्होंने वृक्ष नाम दिया। इस तरह से पादप को, उन्होंने पौधों को 3 भागों में क्लासिफाई किया। अब हम बात करेंगे जंतुओं की। जो भी उस समय पर उनको मौजूदा जंतु दिखे, उनके लक्षणों के आधार पर उन्होंने उसे क्लासिफाई करने का, उसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो अगर हम बात करें उस समय के क्लासिफिकेशन और आज के दौर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं,
यदि ये हम समझने की कोशिश करें तो उस समय पर कोई भी नवीनतम आविष्कार या नवीनतम जो टेक्निक्स होती हैं वो उस समय पर उपलब्ध नहीं थे। उस समय के उपकरण ऐसे नहीं थे जिनके आधार पर हम बहुत उसके इंटरनल बेसिस के अंदर जा सकें। उस समय पर जो भी उनको दिखा, उनको ये दिखा कि जीवों में ऐसे कुछ जीव हैं जिनके रक्त का रंग जो है वो लाल है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें रक्त जो है कलरलेस है, उनमें कोई कलर ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जो जंतुओं को क्लासिफाई किया, उन्होंने उसके रक्त के रंग के आधार पर क्लासिफाई किया और उनका नाम लाल रक्त वाले रेड ब्लडेड एनिमल या फिर अवर्णी रक्त वाले जिनको नॉन रेड ब्लडेड एनिमल के नाम से उन्होंने बांटा। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे जो रेड ब्लडेड एनिमल है उसमें हम सभी आते हैं, स्तनधारी आते हैं, पक्षियों का भी जो ब्लड है वो लाल रंग का है, मछलियों का भी ब्लड जो है वो लाल रंग का है। इन सारे जीवों को जो उस समय मौजूद थे उन्होंने उसको रेड ब्लडेड एनिमल की श्रेणी में या लाल रक्त वाले जंतुओं की श्रेणी में रखा। जबकि हम जो दूसरे जंतुओं की बात करें जो कि नॉन रेड ब्लडेड थे, उनको उन्होंने फर्दर और भी ज्यादा वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने उनमें देखा कि कुछ और भी लक्षण हैं जिनकी बॉडी थोड़ी मजबूत दिखाई पड़ी, हार्ड बॉडी वाले थे, ऐसे जो एनिमल्स उनको दिखे। हालांकि वो हमारी तुलना में छोटे थे, तो उन्होंने ऐसे एनिमल्स के उदाहरण के तौर पर उन्होंने कीटों को स्टडी किया, जो है इंसेक्ट्स को पढ़ा, ये हार्ड बॉडीड एनिमल कहलाए। दूसरे जो एनिमल उनको दिखाई पड़ते हैं वो है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ये सॉफ्ट बॉडीड यानी जिनका शरीर थोड़ा नरम था, इनमें फिर उन्होंने एक और बार क्लासिफाई करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल उनको दिखाई पड़े जिनकी बॉडी कवच से घिरी हुई थी, तो वो कवचीय या फिर शेल्ड एनिमल में उन्होंने उनको बांटा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम शेलफिश को देख सकते हैं। कुछ ऐसे अकवचीय एनिमल जिनकी बॉडी कवच से ढकी हुई नहीं थी, इसके तौर पे उन्होंने जेलीफिश को स्टडी किया। तो ये उसके बाद अगर हम बात करें कि जंतु जगत के वर्गीकरण को दो मुख्य जगतों में रख करके किसने सबसे पहले स्टडी करने का प्रयास किया, अध्ययन करने का प्रयास किया, तो हमें नाम लेना ही होगा कैरोलस वॉन लीनियस का। तो कैरोलस लीनियस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ये कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले ये वो जीव वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो भी हमारे उस समय पर जीवधारी मौजूद थे, उन्होंने उसको दो मुख्य जगतों में बांट करके अध्ययन किया, जिन्हें कहा गया पादप जगत और जंतु जगत। सजीवों के द्विजगत क्लासिफिकेशन जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, तभी बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया। तो आइए लगे हाथ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां जो है द्विजगत क्लासिफिकेशन में रह गई थी। तो सबसे पहली जो कमी दिखी वो ये था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को, प्रोकैरियोटिक जीवों का उदाहरण है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक जीवों का उदाहरण है कवक, मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म्स, इनको एक साथ रख दिया गया। अब इसमें कुछ नए बच्चे होंगे जिनको ये टर्म ही नहीं समझ में आता होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिनमें प्रिमिटिव या बिल्कुल शुरुआती प्राथमिक तौर पे न्यूक्लियस पाया जाए। ये न्यूक्लियस एक्चुअल में सांकेतिक न्यूक्लियस था। अच्छा, न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही हर एक सेल को कंट्रोल करने के लिए उसके न्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन सेल्स के अंदर जो उसका न्यूक्लियस था वो बहुत शुरुआती प्रकार का न्यूक्लियस था, उनमें केवल सिंबॉलिक न्यूक्लियस था, ऐसी सेल्स का नाम प्रोकैरियोटिक रखा गया। जबकि जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, जिनके अंदर न्यूक्लियर की एक वॉल पाई जाए, जिनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर उनका जो है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाए, ये सारी फीचर्स उसके अंदर मौजूद थी, ऐसी डेवलप्ड कोशिकाओं का नाम यूकैरियोटिक कोशिकाएं रखा गया। ये कवकों के अंदर, ये फर्न पौधों के अंदर, मॉस पौधों के अंदर, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों के अंदर, यहां तक कि हम मानवों के भीतर जो कोशिकाएं हैं वो भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखना कितना अन्यायपूर्ण होगा कि जो बिल्कुल अविकसित जीव हैं और उनकी तुलना आप किसके साथ कर रहे हैं, पूर्णतया विकसित जीवों के साथ, विकसित पेड़ पौधों के साथ कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं था, ये एक बड़ा दोष था। दूसरी बात रखी गई कि एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय जीवों को भी एक ही समूह में रख दिया गया। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि किसी चींटी की कुश्ती आप किसी हाथी के साथ करा दें। तो स्वपोषी जीवों और परपोषी फंगस में अंतर न कर पाना,
जबकि फंगस की सेल वॉल काइटिन नाम के मटेरियल से बनी हुई है और प्लांट्स की जो सेल वॉल है, ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल है, वो सेलुलोज नाम की प्रोटीन से बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इनको एक ग्रुप में रखना बिल्कुल भी तार्किक नहीं होगा।